हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक वीडियो को देखिएगा। इसमें सब चीज़ें बताई गई हैं, बहुत अच्छे से आपको समझाया गया है, तो आप इसको पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। जो भी आपको डाउट आता है, कोई इसमें अगर सजेशन है, फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पे। और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए। फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। सारे अपडेट्स वहीं पे आते हैं, सब चीज़ें वहीं पे मिलती हैं, तो उसको ज्वाइन करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी डाउट है, कोई भी फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता। तो ये है 20 सितंबर करंट अफेयर्स गाइस। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, इनको आप डेली बेसिस पे कवर करते रहिएगा। इसमें आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी आपका सेशन है, कोई भी आपका फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। गाइस स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा, अगर आपने लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो इसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना। साथ साथ बताना चाहूँगा कि एफआरओ मेंस के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है, आरओ सचिवालय के लिए कंप्लीट प्रिपरेशन बैच चल रहा है। आप इन करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स को भी डेली बेसिस पे ले सकते हैं, और जो डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस चल रही है आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन सबको ज्वाइन करने के लिए आप 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स। तो सबसे पहले न्यूज़ आ रही है GS2 से। अगर हम न्यूज़ देखें तो दुनिया भर में जो कुछ कलर रिवॉल्यूशंस होते हैं, यानी कि ऐसी क्रांतियाँ होती हैं जिनमें रंगों का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि उस रंग से किसी चीज़ को सिग्निफाई करने की कोशिश की जाती है। तो जो चाइना के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, उन्होंने इसके लिए एक वार्निंग भी दी है चाइना के अंदर कि ऐसा भी हो सकता है, तो हमें इस चीज़ के लिए सतर्क रहना है, ये वहाँ पे कहा गया है। तो कलर रिवॉल्यूशंस क्या होते हैं अगर हम देखें तो कलर रिवॉल्यूशंस रेफर टू अ सीरीज ऑफ अपराइजिंग्स, यानी अपराइजिंग हो रही है, यानी कि लोग जो हैं घरों से बाहर निकल के आ रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं, किसी भी सरकार की नीति हो सकती है, कुछ भी चीज़ हो सकती है उसके खिलाफ। दैट फर्स्ट बिगेन इन फॉर्मर कम्युनिस्ट नेशंस इन ईस्टर्न यूरोप इन द अर्ली 2000s। तो जो कम्युनिस्ट नेशंस हैं ईस्टर्न यूरोप के, यानी कि जहाँ पे समाजवाद पे काम चलता है, तो वहाँ पर समाजवाद कहते हैं, साम्यवाद कहते हैं, तो वहाँ पे काम चलता है। तो अर्ली 2000s में अगर हम देखें, यानी कि 2001, 2002, 2003 के आसपास की अगर बात करें, तो वहाँ पे कुछ अलग अलग रंगों का इस्तेमाल किया गया, अपनी जो उनके लोगों के अंदर जो भी दिक्कतें थी उनको बाहर दिखाने के लिए। दे आर ऑल्सो यूज इन रेफरेंस टू पॉपुलर मूवमेंट्स इन द मिडल ईस्ट और एशिया। तो एशिया में भी, मिडल ईस्ट में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। प्रोटेस्टर्स वियर अ पर्टिकुलर कलर। तो इसमें प्रोटेस्टर्स क्या करते हैं, कोई पर्टिकुलर रंग पहनते हैं। द नेम हैज़ ऑल्सो बीन यूज फॉर द रिवोल्यूशंस नेम्ड आफ्टर द फ्लावर्स। और कुछ फ्लावर्स के ऊपर भी, जैसे कि ट्यूलिप रिवोल्यूशन अगर हम देखेंगे, अभी पढ़ेंगे आगे, तो ट्यूलिप फूल है, तो उसके नाम के ऊपर भी एक रिवोल्यूशन बना दिया गया। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऑरेंज रिवोल्यूशन के लिए। तो आप देख सकते हैं नारंगी क्रांति या ऑरेंज रिवॉल्यूशन में आप देखेंगे कि सब लोगों ने ऑरेंज बैलून्स ले रखे हैं, ये ऑरेंज ही बैनर्स हैं, ऑरेंज ही कपड़े पहन रखे हैं, सब चीज़ ऑरेंज है। तो इट रेफर्स टू अ सीरीज ऑफ प्रोटेस्ट्स दैट अकर्ड इन यूक्रेन बिटवीन नवंबर 2004 एंड जनवरी 2005। तो 3 महीने तक ये चला, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। तो 3 महीने यूक्रेन में रिवॉल्यूशन चला, ऑरेंज रिवॉल्यूशन। तो उसका कारण क्या था? इट टुक प्लेस आफ्टर द रन ऑफ वोट ऑफ 2004 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन विच वॉज क्लेम्ड टू बी मार्ड बाय मैसिव करप्शन। तो ये कहा जा रहा था कि 2004 में जो यूक्रेन के अंदर इलेक्शन हुए हैं उसमें बहुत ज़्यादा करप्शन था, इसी को लेके वहाँ पे प्रोटेस्ट हुए सड़कों पे। द इलेक्शन वाज वन बाय इनकम्बेंट प्रेसिडेंट। तो उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट ऑलरेडी थे, विक्टर यानुकोविच, तो वो वापस से जीत गए इलेक्शन वहाँ पे, और जिनको रशिया ने बैक किया था। यानी कि ये कहा जा रहा है कि यूक्रेन, अब हम समझ सकते हैं इस टाइम पे रशिया यूक्रेन इस टाइम पे वॉर में है, तो उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट थे यूक्रेन में, विक्टर यानुकोविच, ये रशिया के फेवर में थे। तो अगर ये रशिया के फेवर में थे तो इसलिए वो चाहेंगे, ऑब्वियसली बात है, रशिया चाहेगा कि यही दोबारा प्रेसिडेंट बने रहें। तो लोगों का ये कहना था कि इलेक्शंस में करप्शन हुआ है, और ये वापस से इसलिए चुन के आए हैं क्योंकि इन्होंने, रशिया ने इनको बैकिंग दी है। इन द आफ्टरमैथ ऑफ द इलेक्शंस प्रोटेस्टर्स वियरिंग ऑरेंज टुक टू द स्ट्रीट्स अक्रॉस द कंट्री। तो सभी लोग जो हैं सड़कों पर उतर आए। ऑरेंज वाज यूशचेंकोज कैंपेन कलर। तो वो यूशचेंको जो इनके अपोनेंट में खड़े थे उनका कैंपेन कलर था, इसलिए लोगों ने उनके समर्थन में यहाँ पे आ गए। तो आउटकम क्या हुआ? आउटकम ये हुआ कि इलेक्शन रिजल्ट्स वर सब्सिक्वेंटली एनल्ड, यानी कि जो इलेक्शन रिजल्ट्स थे उनको ख़त्म कर दिया गया, और यूक्रेनियन सुप्रीम कोर्ट ने एक री वोट की घोषणा की कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई दोबारा वोट होगा, इन विच यूशचेंको जो उनके अपोनेंट में खड़े थे इमर्ज्ड विक्टोरियस एंड द मूवमेंट वाज कंक्लूडेड। और इससे ये समझ में आता है कि जो उनके अपोनेंट में खड़े थे वो इलेक्शन जीत जाते हैं, और अल्टीमेटली सरकार बनती है और रिवॉल्यूशन भी ख़त्म हो जाता है। फिर देखते हैं ट्यूलिप रिवॉल्यूशन। ट्यूलिप एक फूल का नाम है, उसके नाम के ऊपर रिवॉल्यूशन आया है। तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द फर्स्ट किर्गिज रिवॉल्यूशन। तो पहली बार किर्गिस्तान का रिवॉल्यूशन हुआ, या फर्स्ट किर्गिज रिवॉल्यूशन हुआ। इसका कारण क्या था? कारण था
दीज प्रोटेस्ट्स वर इन रेस्पॉन्स टू द पार्लियामेंट्री इलेक्शन। देखिए यहाँ भी पार्लियामेंट्री इलेक्शंस की बात है, इससे पहले जो ऑरेंज रिवॉल्यूशन पड़ा उसमें भी इलेक्शंस की वजह से ही प्रोटेस्ट हुए थे। इन विच आकायेव्स एलाइज एंड फैमिली मेम्बर वॉन। तो आकायेव उस टाइम पे वहाँ पे या तो राष्ट्रपति होंगे, प्रधानमंत्री होंगे, तो जो पर्सन पावर में है उनके जो दोस्त हैं, मित्र हैं, एलाइज हैं और जो उनके फैमिली मेम्बर्स हैं वो इलेक्शन जीत गए थे। फॉरेन ऑब्जर्वर्स ने ये कहा कि दैट द इलेक्शन प्रोसेस वाज डीपली फ्लॉड, कि इलेक्शन प्रोसेस जो है पूरी तरह से फ्लॉड है। एंड द ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप क्लेम दैट इलेक्शन फ्रॉड हैड अकर्ड। और उन्होंने यूरोप की जो ऑर्गेनाइजेशन है सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन की, उसने भी ये कहा कि भाई फ्रॉड हुआ है इलेक्शन में, किर्गिस्तान के इलेक्शंस में। आउटकम ये हुआ कि इट लेड टू द आउस्टर ऑफ किर्गिस्तान प्रेसिडेंट इन अर्ली 2005। और अर्ली 2005 में जो किर्गिस्तान के उस टाइम के राष्ट्रपति थे, जिनके दोस्त मित्र और उनके जो परिवारजन थे वो इलेक्शन जीते थे, तो वो पार्टी से बाहर हो गए या पावर से बाहर निकाल दिया गया उनको। नेक्स्ट आता है जैस्मीन रिवॉल्यूशन। तो अब जैस्मीन यानी कि चमेली का जो फूल है जैस्मीन, तो वो रिवॉल्यूशन होता है, ये टुनीशिया के अंदर होता है जो कि एक नॉर्थ अफ्रीका का देश है। तो इट अकर्ड बिटवीन दिसंबर 2010 और जनवरी 2011 के बीच में ये होता है, जिस टाइम से अरब स्प्रिंग स्टार्ट होता है नॉर्थ अफ्रीका में और मिडल ईस्ट में। कारण क्या था? ड्यू टू अंडरलाइंग करप्शन। अब देखिए सिंपल सी बात है, सभी जगह पे जो दिक्कतें आती हैं वो करप्शन की वजह से आती हैं। करप्शन है, इलेक्शन के अंदर आपने रिगिंग की है, इलेक्शन गलत तरीके से करवाए हैं, इन सभी चीज़ों से लोग जो त्रस्त हो जाते हैं वो सड़कों पर उतरते हैं। इसलिए किसी भी डेमोक्रेसी के लिए, किसी भी लोकतंत्र के लिए, गणतंत्र के लिए और तरीके से देश को चलाने के लिए इलेक्शंस को तरीके से करवाना चाहिए और करप्शन नहीं करना चाहिए। तो ड्यू टू अंडरलाइंग करप्शन हो रहा था वहाँ पे, अनएम्प्लॉयमेंट है, इन्फ्लेशन है, महंगाई बहुत बढ़ती जा रही है, पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं है देश के अंदर, तो कई सारे कारण थे जिसके वजह से वहाँ पे जैस्मिन रिवॉल्यूशन होता है ट्यूनीशिया के अंदर। इमीडिएट कैटलिस्ट फॉर द मूवमेंट वाज द सेल्फ इमोलेशन ऑफ अ यंग वेजिटेबल वेंडर। और यहीं से अरब स्प्रिंग की स्टार्टिंग होती है। ट्यूनीशिया का एक जो वेजिटेबल वेंडर था, यानी कि एक सब्जी की ठेली लगाने वाला व्यक्ति था, उसने खुद को आग लगा ली और वो इसी की वजह से मर गया इन फ्रंट ऑफ अ गवर्नमेंट बिल्डिंग इन द टाउन ऑफ सिद बाउजीद आफ्टर हिज वेयर्स वर कॉन्फिस्केटेड बाय द पुलिस। क्योंकि उसकी जो चीज़ें थी वो पुलिस के द्वारा, उसका जो माल था उसका पुलिस के द्वारा जब्त कर लिया गया था। इस वजह से उसने खुद को आग लगा ली गवर्नमेंट बिल्डिंग के सामने और उसी की वजह से वो मर गया। आउटकम ये रहा कि इसके वजह से जो प्रेसिडेंट थे वो ट्यूनीशिया के प्रेसिडेंट को हटा दिया गया जनवरी 2011 में। और उसके बाद नॉर्थ अफ्रीका, मिडिल ईस्ट में सभी जगह पे अरब स्प्रिंग स्टार्ट होगी। और अरब स्प्रिंग में से कुछ देश तो जीत कर निकल कर आ गए बाहर। उन देशों के अंदर आज थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी भी है और डेमोक्रेसी भी आई है, लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जो उसके एक जो विशियस जो उसका जाल है, एक जो आप कह सकते हैं एक जो जहरीला जाल है उसके अंदर फंस गए, जैसे कि यमन और सीरिया। तो इन दो देशों के अंदर भी कोशिशें की जा रही हैं। अरब स्प्रिंग के तहत इनके अंदर भी रिवॉल्यूशन हुआ, लेकिन यहाँ पे इतनी सारी बाहर की फोर्सेस और खुद की फोर्सेस लगी हुई हैं कि यमन और सीरिया दोनों का हाल आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो अगर देखें और रिवॉल्यूशंस की बात करें तो यूक्रेन में हुआ था ऑरेंज रिवॉल्यूशन, जॉर्जिया में रोज़ रिवॉल्यूशन हुआ, किर्गिस्तान में ट्यूलिप रिवॉल्यूशन, लेबनान के अंदर सीडार रिवॉल्यूशन, यूगोस्लाविया में 2000 यानी यूगोस्लाविया में हुआ। तो यूगोस्लाविया ख़त्म हो चुका है, यूगोस्लाविया के छोटे छोटे देश टूट चुके हैं। नेक्स्ट आता है कि हैदराबाद भारत का पार्ट कैसे बना। देखिए हैदराबाद की बहुत ही इंटरेस्टिंग एक स्टोरी है। अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे तो अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है कि इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, अगर आपने पढ़ा है कि भारत जब आज़ाद हुआ उसके बाद अलग अलग प्रोविंसेस को जब सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके साथ जो एक IAS ऑफिसर थे जिन्होंने उनकी हेल्प की, सभी प्रांतों को, सभी प्रिंसली स्टेट्स को मोर देन 550 अराउंड 565 कहा जाता है, 563 कहा जाता है कभी कभी, कि इतने प्रिंसली स्टेट्स को मर्ज किया गया था भारतीय यूनियन में। तो कुछ राज्य ऐसे थे, कुछ प्रिंसली स्टेट ऐसे थे जिसमें कि एक हैदराबाद भी था, एक जूनागढ़ भी था, इस तरह से करके कश्मीर थे। इस तरह से 3-4 इशू थे, उनमें से हैदराबाद एक ऐसा इशू था जिसको मर्ज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल रहा। तो बात करते हैं कि हैदराबाद भारत का पार्ट कैसे बना। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ईयर लॉन्ग सेलिब्रेशन स्टार्ट की हैं फॉर द तेलंगाना लिबरेशन। अभी ये न्यूज़ में क्यों है, ये भी इंपॉर्टेंट बात ये है कि अभी हाल ही में भारतीय सरकार ने तेलंगाना लिबरेशन डे को स्टार्ट किया है 17 सितंबर को, मार्किंग हाउ ऑन द सेम डे इन 1948 द स्टेट ऑफ हैदराबाद गॉट इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम द निज़ाम रूल। तो उस टाइम पे वहाँ पे निज़ाम हुआ करते थे, जो हैदराबाद के मालिक हुआ करते थे, आप कह सकते हैं कि हैदराबाद के राजा हुआ करते थे, उनसे हैदराबाद को छुड़ा लिया गया 17 सितंबर 1948 में।
1911 से लेकर 1948 तक निज़ाम मीर उस्मान अली जो लास्ट निज़ाम थे हैदराबाद के, उन्होंने रूल किया, जिसमें कि कुछ हिस्सा तेलंगाना के अंदर आता था हैदराबाद का, और कुछ हिस्सा कर्नाटका के और महाराष्ट्र के मराठवाड़ा रीजन के अंदर आता था। वाइल दीज स्टेट्स मार्क द लिबरेशन डे ऑफिशियली, तेलंगाना हैज़ नेवर डन सो। तो अभी ये जो स्टेट्स हैं, चाहे महाराष्ट्र हैं, बाकी और लोग हैं, कर्नाटका वगैरह हैं, ये सब लोग तो लिबरेशन डे को सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन तेलंगाना ने, जब से तेलंगाना बना है 2014 से, तब से उसने ये काम नहीं किया है। हैदराबाद एक्सेशन इनटू इंडिया की अगर हम एक देखें, एक बैकग्राउंड देखें उसका, तो कैसा बैकग्राउंड है। तो पहली बात तो ये थी कि निज़ाम रिलेक्टेंट था। देखिए, कोई भी जो राजा होगा वो नहीं चाहेगा कि उसके पास से आप उसकी प्रजा छीनो या उससे उसकी पावर छीनो। चाहे प्रजा की वो केयर भी ना करता हो, लेकिन वो अपनी पावर की केयर करता है, वो पावर को नहीं छोड़ना चाहेगा। तो एट द टाइम ऑफ इंडियाज़ इंडिपेंडेंस, ब्रिटिश इंडिया वाज अ मिक्स ऑफ इंडिपेंडेंट किंगडम्स। तो देखिए, जब भारत आज़ाद हुआ उस टाइम पे जो पूरा ब्रिटिश इंडिया था, उसके अंदर कुछ इंडिपेंडेंट किंगडम्स भी थे, इनकी जो बिल्कुल अपने आप में डिपेंडेंट थे। प्रोविंसेस थे दैट वर गिवन द ऑप्शंस ऑफ ज्वाइनिंग इंडिया, पाकिस्तान और रिमेनिंग इंडिपेंडेंट। और उसके बाद जब माउंटबेटन प्लान आता है जून 1947 में, तो उसमें ये कहा गया कि देश जो प्रिंसली स्टेट्स हैं या देश हैं, किंगडम्स हैं, वो आज़ाद हैं कि चाहे तो वो भारतीय यूनियन में मिल जाएं, चाहे तो वो पाकिस्तान में मिल जाएं, और चाहे वो खुद को स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दें। वन अमंग दोज हु टुक अ लॉन्ग टाइम टू मेक अ डिसीजन वाज द निज़ाम ऑफ हैदराबाद। तो जो हैदराबाद के निज़ाम थे, उन्होंने बहुत समय लगाया ये सोचने में कि वो अब क्या करें आगे। बिलीव्ड टू बी वन ऑफ द रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड एट दैट टाइम। उस टाइम पे जो हैदराबाद के निज़ाम थे, वो उस टाइम के हिसाब से 1947-1948 के हिसाब से दुनिया के वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सनस में से आते थे, क्योंकि वो बहुत अगर उनके बारे में पढ़ते हैं तो पता चलता है कि वो जो थे बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी लग्जूरियस लाइफ को पसंद नहीं करते थे। कपड़े भी चेंज नहीं करते थे, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे रहते थे कि जैसे वो बहुत ज़्यादा गरीब हैं, जबकि वो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक हुआ करते थे उस टाइम पे। निज़ाम वाज नॉट रेडी टू लेट गो ऑफ हिज किंगडम। सिंपल सी बात है, कोई भी राजा नहीं चाहेगा कि उसका साम्राज्य, उसका किंगडम उसके पास से जाए। लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे ये देखा जा रहा था कि जो हैदराबाद की जनता थी, वो बहुत ज़्यादा त्रस्त थी निज़ाम के रूल से। मीनवाइल द मेजॉरिटी पॉपुलेशन ऑफ हैदराबाद स्टेट वाज फार फ्रॉम एन्जॉइंग द सेम काइंड ऑफ वेल्थ एज द निज़ाम डिड। अब निज़ाम तो बहुत ज़्यादा रईस थे, बहुत ज़्यादा अमीर थे, लेकिन उसके मुकाबले जो उनकी प्रजा थी वो बहुत ज़्यादा गरीब थी। द फ्यूडल नेचर ऑफ द स्टेट एट द टाइम कॉज्ड द पीजेंट पॉपुलेशन टू सफ़र हाई टैक्सेस। तो जो किसान थे, उनके ऊपर टैक्स बहुत ज़्यादा लगाया जाता था। इंडिग्निटीज़ ऑफ फोर्स्ड लेबर, यानी कि जो जबरन आपसे श्रम करवाया जा रहा है। एंड वेरियस अदर काइंड्स ऑफ एक्सप्लॉइटेशन एट दी हैंड ऑफ पावरफुल लैंडलॉर्ड्स। तो जो पावरफुल लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे, जमींदार हैं, साहूकार हैं, उनके हाथों जो गरीब लोग हुआ करते थे, किसान हुआ करते थे, उनका हमेशा शोषण हुआ करता था। लिंगुअल फ्रिक्शन की भी बात की जा रही है कि जो हैदराबाद की जो एरिया के जो लोग थे, वो तेलुगु बोलते थे, वहाँ की जो भाषा है, लेकिन वहाँ पर उर्दू को थोपा जा रहा था जहाँ जो हैदराबाद के निज़ाम के द्वारा। तो देर वॉज ऑल्सो अ डिमांड बाय द आंध्र जन संघम। तो उनके द्वारा तेलुगु की डिमांड उठी कि वो उर्दू से ऊपर उनको प्राइमेसी देनी चाहिए, जबकि उर्दू को वहाँ पे प्राइमेसी दी जा रही थी, क्योंकि निज़ाम उर्दू का यूज़ करते थे। बाय द मिड 1930s, अपार्ट फ्रॉम अ रिडक्शन इन लैंड रेवेन्यू रेट्स, एबॉलिशन ऑफ फोर्स्ड लेबर, इंट्रोड्यूसिंग तेलुगु इन लोकल कोर्ट्स बिकेम अनदर इंपॉर्टेंट इशू। तो अब कई सारी चीज़ हो गई थी कि अब ये भी कहा जा रहा था कि भाई लैंड रेवेन्यू के रेट्स उनको कम करना चाहिए, फोर्स्ड लेबर को ख़त्म करना चाहिए, और लोगों ने अब ये भी डिमांड उठानी शुरू कर दी कि तेलुगु को भी एक कोर्ट की लैंग्वेज बनाओ, यानी कि जिस तरह से वहाँ पे काम उर्दू में होता है, इसी तरह से काम वहाँ पे तेलुगु के अंदर भी होना चाहिए। फिर मास मूवमेंट होता है, यानी कि पूरी जो जनता है वो मूवमेंट करती है। तो सून आफ्टर द ऑर्गेनाइजेशन बिकेम द आंध्र महासभा एंड कम्युनिस्ट बिकेम एसोसिएटेड विद इट। द टू ग्रुप्स बिल्ट अ पीजेंट मूवमेंट अगेंस्ट द निज़ाम दैट फाउंड लोकल सपोर्ट। तो निज़ाम के खिलाफ एक मूवमेंट चलाया गया। तो अब बात ये आती है, अब कुछ लोग थे यहाँ पे रज़ाकर्स थे, और इत्तेहाद उल मुस्लिमीन ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनी जो आज भी है AIMIM के नाम से। तो बात ये है कि रज़ाकर्स कौन थे और ये हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो अक्टूबर 1946 में देखें, निज़ाम ने AMS को बंद कर दिया, यानी कि अ क्लोज एड ऑफ द निज़ाम कासिम रिजवी, जो कि लीडर थे इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के, बिकेम क्लोजली इन्वॉल्व इन सिक्योरिंग द निज़ाम पोजीशन। कि जो निज़ाम की पोजीशन है उसको मेंटेन करवाने के लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण जो व्यक्ति थे वो थे कासिम रिजवी। कासिम रिजवी ही बहुत ज़्यादा सलाह दिया करते थे निज़ाम को कि आपको काम किस तरह से करना है। तो इत्तेहाद उल मुस्लिमीन वाज अ पॉलिटिकल आउटफिट, एक पॉलिटिकल आउटफिट थी
a greater role for Muslims in the early 20th century, but after Rizvi took over the organization, it became extremist in its ideology. पहले तो ये ऑर्गेनाइजेशन इसलिए बनाई गई थी जिससे कि जो मुस्लिम्स हैं वो अपना ग्रेटर रोल वहाँ पे प्ले कर सकें, अपनी जो उनकी विचारधाराएं हैं उनको रख सकें। बाद में जब कासिम रिजवी वहाँ पे आए तो वो एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी पे चलना शुरू हो गए, यानी कि बहुत ज़्यादा कट्टरवादिता के ऊपर उनकी जो विचारधारा थी बहुत ज़्यादा चरमपंथी हो गई, बहुत ज़्यादा कट्टरवादिता पे उतर आए। इट वॉज अंडर हिम दैट अ मिलिशिया ऑफ द रजाकर वॉज फॉर्म्ड टू सप्रेस द पीजेंट एंड कम्युनिस्ट मूवमेंट। अब वहाँ पे कासिम रिजवी ने रजाकर्स की एक फ़ौज खड़ी करी जो जिनका काम ये था कि जो किसान मूवमेंट कर रहे थे कि उनका जो लैंड पे लगता हुआ टैक्स है वो कम होना चाहिए, और अलग अलग डिमांड्स उठा रहे थे कि तेलुगु भाषा को इंट्रोड्यूस करना चाहिए, इन सब चीज़ों को करना चाहिए, तो उनके ऊपर अटैक शुरू हो गया रजाकर्स के द्वारा। अराउंड दिस टाइम एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट भी साइन होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भारत ने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किसके साथ साइन किया था, तो ये हैदराबाद स्टेट के साथ साइन हुआ था। तो इस टाइम के अनुसार स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट को भी साइन किया गया निज़ाम के साथ और भारतीय सरकार के बीच में नवंबर 1947 में, जिससे कि स्टेटस को मेंटेन किया जा सके, यानी कि जो जिस तरह से जो स्थिति जैसी है वैसी बनी रहे, इसलिए वहाँ पे एक एग्रीमेंट भी साइन होता है। दिस मेंट दैट अंटिल नवंबर 1948 निज़ाम कुड लेट थिंग्स बी एज दे वर एंड नॉट फाइनलाइज अ डिसीजन एज नेगोशिएशंस विद द इंडियन यूनियन कंटिन्यूड। अब सिचुएशन किस तरह से आगे बढ़ती है कि भारत को ऑपरेशन पोलो करना पड़ता है भारतीय सरकार को हैदराबाद के अंदर। तो फर्स्ट हाफ जो था 1948 का, टेंशंस ग्रू एज द रजाकर लीडर एंड द गवर्नमेंट इन हैदराबाद बिगैन टू स्पीक ऑफ वॉर। धीरे धीरे क्या हुआ 1948 के आसपास अगर हम देखें तो क्या होता है कि जो रजाकर के लीडर्स थे, जो हैदराबाद की सरकार में लोग बैठे थे, वो युद्ध की बात करने लगे कि भारत के साथ युद्ध लड़ेंगे। एंड बिगन बॉर्डर रेड्स विद मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी, और जो उस टाइम पे मद्रास प्रेसिडेंसी थी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, उनके बॉर्डर पर भी वहाँ पे छोटी-मोटी जो घटनाएं हैं वो करना शुरू कर दिया उन्होंने। एज अ रिस्पॉन्स इंडिया स्टेशन ट्रूप्स अराउंड हैदराबाद एंड बिगेन टू रेडी इटसेल्फ फॉर मिलिट्री इंटरवेंशन। इसी के साथ फिर भारतीय सरकार जो थी, जिस टाइम पे होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, तो उनके नेतृत्व में भारत में कि भारतीय सेना जो है हैदराबाद में घुसने के लिए तैयार हो गई। चारों तरफ से हैदराबाद को घेर लिया गया। फिर इंडिया स्टार्ट करता है ऑपरेशन पोलो। तो विद द निज़ाम इम्पोर्टिंग मोर आर्म्स, द वायलेंस ऑफ रजाकर्स अप्रोचिंग डेंजरस प्रोपोर्शंस। तो निज़ाम हथियार मंगवा रहे थे, रजाकर्स जो थे जिनको उनका काम दिया गया था कि लोगों को मारना है, रजाकर्स निर्दोष लोगों को मारना शुरू कर रहे थे। इंडिया ने 9 सितंबर को ऑफिशियली ऑपरेशन पोलो लॉन्च किया और 4 दिन बाद जो उसकी ट्रूप्स थी वो हैदराबाद पहुंच गई। 17 सितंबर को 3 days आफ्टर दिस डिप्लॉयमेंट निज़ाम सरेंडर्ड एंड एक्सेडेड टू द इंडियन यूनियन इन नवंबर। तो बाद में नवंबर में इंडियन यूनियन में उसको एक्सेप्ट होना ही पड़ा, उसको मानना पड़ा निज़ाम को, और हैदराबाद को भारतीय, आप कहें कि भारतीय देश के अंदर उसको मर्ज कर दिया गया, विलय कर दिया गया। इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू बी जनरस एंड नॉट पनिश द निज़ाम। और भारत ने ये भी डिसाइड किया कि वो जनरस रहेगा, निज़ाम को पनिशमेंट नहीं देगा, निज़ाम को जेल में नहीं डालेगा, जबकि उसके लिए एक प्राइवेट पर्स कर दिया गया और उसको सालाना एक पेंशन भी दी गई। ही वॉज रिटेन्ड एज द ऑफिशियल रूलर ऑफ द स्टेट। एक तो ऑफिशियल रूलर कहा गया उनको, और उनको 5 मिलियन रुपए प्राइवेट पर्स के रूप में दिए जाने लगे, 50 लाख रुपए उनको दिए जाने लगे। ऑपरेशन पोलो अगर देखें तो ये था आर्मी का मार्च हुआ इसमें हैदराबाद के अंदर। वो सिर्फ रजाकर्स को टारगेट नहीं करती थी आर्मी, वो जो रेडिकल एक्सट्रीमिस्ट फोर्स है, यानी कि जो कोई भी एक ऐसी विचारधारा के लोग जो वहाँ बैठे हैं, जो कट्टरपंथी हैं, चरमपंथी हैं और लोगों का नुकसान करना चाहते हैं, उन सभी के खिलाफ ऑपरेशन पोलो चलाया गया। 4 मेंबर गुडविल कमीशन भी बनाया गया एक, उसको लेड किया पंडित सुंदरलाल ने, उसको प्राइम मिनिस्टर ने बनाया था। एट द रिक्वेस्ट ऑफ देन पीएम नेहरू अ मंथ वाज स्पेंट इन हैदराबाद इन नवंबर 1948, जहाँ पे एविडेंस इकट्ठे किए गए और बाद में एक रिपोर्ट भी फाइल की गई। एस्टिमेटेड थाउजेंड्स ऑफ पीपल डाइड इन कम्युनल वायलेंस ड्यूरिंग द मिलिट्री एक्शन। और ये भी कहा जाता है कि इस मिलिट्री एक्शन के दौरान हज़ारों लोगों की संख्या में लोग मारे गए। नेक्स्ट बात करते हैं चीता भारत में जो आ गए हैं। अभी जो कल का न्यूज़पेपर था, यानी कल की जो हमने न्यूज़ पढ़ी है 19 की, उसमें इसको कवर भी किया गया था। अगर आपने नहीं देखी है तो चीता को बहुत ही अच्छे से डिटेल में कवर किया गया 19 तारीख में। थोड़ा सा आज के न्यूज़ में भी देख लेते हैं। जो चीता हैज़ एन एंशंट हिस्ट्री इन द कंट्री, यानी कि भारतीय हिसाब से अगर हम देखें तो भारत के हिसाब से प्राचीन भारत से ही चीता जुड़ा हुआ है। विद नियोलिथिक केव पेंटिंग, तो एक नियोलिथिक केव पेंटिंग भी मिली है। स्लेंडर स्पॉटेड फिलाइन बीइंग हंटेड, यानी कि एक ऐसा फिलाइन है, एक ऐसा फिलाइन का मतलब है वो मेंबर जो कैट फैमिली से बिलोंग करता है, चाहे वो शेर हो सकता है, टाइगर हो सकता है, लेपर्ड हो सकता है, तेंदुआ हो सकता है, सभी के लिए हम फिलाइन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो एक सिलेंडर है, यानी कि पतला सा, एक स्पॉटेड जिसपे स्पॉट्स बने हुए हैं जिसकी बॉडी पे, एक ऐसा शेर की फैमिली का मेंबर है, टाइगर फैमिली या कैट फैमिली का मेंबर है, जिसको हंट किया जा रहा है, जिसको मारा जा रहा है, यानी कि हंट करते हुए दिखाया गया है एक नियोलिथिक केव की पेंटिंग में।
ये इसको चतुर्भुज जो नाला है मंदसौर मध्य प्रदेश में, वहाँ से भी पाया गया है। भारत में चीता की पॉपुलेशन जो है वो काफ़ी अच्छी खासी हुआ करती थी पहले। एनिमली आपको जयपुर में मिलते थे, लखनऊ में मिलते थे, मैसूर में भी मिलते थे साउथ में, और काठियावाड़ में मिलते थे वेस्ट में। द चीता इज़ बिलीव्ड टू हैव डिसअपियर्ड फ्रॉम द इंडियन लैंडस्केप इन 1947। अब ये माना जाता है कि लास्ट में महाराजा रामानुज प्रताप सिंह थे, ये कोरिया के थे, जो कोरिया मध्य प्रदेश का एक ये एरिया था कि मध्य प्रदेश का एक प्रिंसली स्टेट था। तो उन्होंने लास्ट में 3 चीता को गोली से मार दिया जस्ट शिकार करते हुए। तो उन्होंने लास्ट 3 रिकॉर्डेड एशियाटिक चीता को गोली से मार दिया। द चीता को फिर ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया गया कि भारत से विलुप्त हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं 1952 में। और 1940 के बाद से ही चीता हैज़ गॉन एक्सटिंक्ट इन 14 अदर कंट्रीज। अगर देखें तब से चीता जो है भारत ही नहीं 14 और देशों में भी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, जैसे कि जॉर्डन के अंदर, इराक में, इसराइल, मोरक्को, सीरिया, ओमान, ट्यूनीशिया, सऊदी अरेबिया, जिबूती, घाना, नाइजीरिया में कैसे हो सकते हैं, फिर कज़ाकिस्तान, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। तो इन कई कंट्रीज़ में वो एक्सटिंक्ट हो गए, लेकिन फिर बाद में उनको इंट्रोड्यूस करवाया गया, क्योंकि नाइजीरिया नहीं हो सकता है। नाइजीरिया से तो अभी हम लेके ही आए, नाइजीरिया में हो सकता है, हम नामीबिया से लेके आए सॉरी, तो नाइजीरिया में भी हो सकता है। नाइजीरिया की हकीक पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। नाइजीरिया में जो पॉपुलेशन है अफ्रीका की, सबसे ज़्यादा लोग नाइजीरिया में ही रहते हैं। तो इन सभी कंट्रीज़ से भी जो चीता हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। अब बात आती है कि भारत से कैसे एक्सटिंक्ट हुए, वो हम समझ ही चुके हैं कि ओवर हंटिंग एक सबसे बड़ा कारण था कि हमने बहुत तेज़ी से साथ हंटिंग की उस टाइम पे जो राजा महाराजा हुआ करते थे। द किलिंग ऑफ इट्स रिलेटिवली नैरो प्रे बेस स्पीशीज, और सिंपल सी बात यह है कि जो जिस चीज़ के ऊपर ये डिपेंडेंट है, जो उसका खाना है, हमने उसको भी ख़त्म कर दिया, जिसके वजह से ये ऑटोमेटिकली ख़त्म हो गए। फिर भारत ने तेज़ी के साथ एग्रीकल्चर पे ध्यान दिया, तो हमने जंगलों को खेतों में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया, जिस वजह से ये जो जानवर था ये भी विलुप्ति के कगार पर पहुंच गया। अब चीता को कैसे लाया जा रहा है, तो चीता को लाना एक इवोल्यूशनरी बैलेंस है कि जो भारत का हिस्टोरिक इवोल्यूशनरी बैलेंस है उसको कंट्रोल किया जाए। ट्रांसलोकेशन ऑल्सो एम्स टू डेवलप अ चीता मेटा पॉपुलेशन दैट विल हेल्प इन द ग्लोबल कंजर्वेशन ऑफ द एनिमल। तो माना जा रहा है कि चीता को भारत में इंट्रोड्यूस करवाने से हम ग्लोबल पॉपुलेशन पे कंट्रोल की बात करेंगे, कि ग्लोबल पॉपुलेशन जो है, ग्लोबल कंजर्वेशन जो है इस एनिमल का, उस तहत हम कुछ काम कर पाएँ। As it is a flagship species, the conservation of the cheetah will revive grassland, forests and its biome and habitat। और सिंपल सी बात यह है कि ये अपने हैबिटेट का फ्लैगशिप स्पीशी है। फ्लैगशिप स्पीशी का मतलब ये हुआ कि ये एक फ्लैग लेके चल रहा है। मतलब फ्लैग लेके मतलब चलने का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि अगर किसी हैबिटेट में, किसी जगह पर ये मिलता है, पाया जाता है, तो उसका मतलब ये है कि वो जगह इस जानवर के लिए सही है, पहली बात। तो दूसरी बात यह है कि वो जगह हेल्दी है। जहाँ पे चीज़ें हेल्दी होना नहीं शुरू होंगी या इन्वायरमेंट अच्छा नहीं होगा, वहाँ पे जानवर नहीं रुक पाएंगे। तो ये अपने आप में फ्लेक्सिबल स्पीसी है। और जो चीता का कंजर्वेशन है ये अपने आप में ग्रासलैंड और फॉरेस्ट का जो एक नेचर है, जो एक वहाँ पे जगह होती है जहाँ पे जंगल और ग्रासलैंड होते हैं, तो उस जगह पे ये मिलते हैं और वहीं पे जो वहाँ की जो डेवलपमेंट है वो बहुत तेज़ी से होती है। प्रोजेक्ट टाइगर हैज़ ऑल्सो रिजल्टेड इन द कंजर्वेशन ऑफ 250 वाटर बॉडीज़। तो इसके वजह से 250 वाटर बॉडी भी रिवाइव की गई है भारत के 52 टाइगर रिजर्व्स में। और चीता प्रोजेक्ट इज़ लाइकली टू हैव अ सिमिलर इम्पैक्ट। तो प्रोजेक्ट टाइगर जो था उसके वजह से 250 वाटर बॉडी रिवाइव हुई है सभी टाइगर रिजर्व्स में, तो उसी हिसाब से चीता का प्रोजेक्ट से भी यही काम होगा। अर्लियर अटैम्प्ट्स क्या हैं जिसकी वजह से चीता को लाने की कोशिश की गई थी, तो सबसे पहले जो भारत में कोशिश की गई थी 1970 में की गई थी डॉक्टर रंजीत सिंह के द्वारा। वो बात कर रहे थे ईरान से, कि उस टाइम पे हम ईरान से लाने की बात कर रहे थे कि ईरान से चीता को भारत में लाया जाएगा। हाउएवर इट कुड नॉट लीड टू द ट्रांसलोकेशन ऑफ चीता ड्यू टू फॉलोइंग रिस्पॉन्स। अब कई सारे कारण हैं। क्या क्या कारण है, एक तो पोटेंशियल रिलीज साइट्स नहीं आ रही थी उस टाइम पे भारत में, कि प्रे बेस को बढ़ाना पड़ेगा, कहाँ पे हम उनको शिफ्ट करवाएंगे, उस चीज़ की दिक्कतें थी। इस प्रोसेस के दौरान इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई भारत में 1970s में, और उस टाइम पे ईरान में जो शाह रजीम थी वो फेल हो गई, और 1979 में ईरान में रिवॉल्यूशन होता है और वहाँ पर बहुत ही कड़क सरकार बन जाती है। पहले वहाँ पे बहुत ही एक सॉफ्ट गवर्नमेंट हुआ करती थी, बाद में वहाँ पे कड़क सरकार बन जाती है। वाइल द पर्शियन चीता वॉज प्रिफर्ड एज रीलोकेशन। तो रीलोकेशन के लिए पर्शिया के यानी कि ईरान के चीता को प्रीफर किया जा रहा था, एज इट वॉज एशियाटिक, क्योंकि वो एशियाटिक हैं, क्योंकि भारत भी एशिया में आता है, ईरान भी एशिया में आता है। दिस इज़ नो लॉन्गर पॉसिबल एज द चीता पॉपुलेशन इन ईरान हैज़ dwindled टू अंडर 50। लेकिन अब ये पॉसिबल इसलिए नहीं रह पाया क्योंकि चीता की पॉपुलेशन खुद ईरान के अंदर 50 से कम रह गई है, तो इसलिए वो क्या भारत में कोई और नए कोई ज़्यादा चीता भेज पाएंगे। वाइल अटेम्प्ट्स टू रीलोकेट चीताज टू इंडिया बिगन इन 2009। उसके बाद फिर 2009 में शुरू होती है बात, और उसके बाद देखते हैं कि 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, लेकिन बाद में 2017 में वापस से कहा गया
और 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दी कि आप चीता को भारत में बुला सकते हैं। तो इट वॉज ओनली इन 2020 दैट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फाइनली गिव द ग्रीन सिग्नल फॉर सच एफर्ट्स। कंसर्न क्या है? तो कुछ कंसर्न्स ये हैं कि क्रिटिक्स जो हैं इस प्रोजेक्ट के, उनका कहना ये है कि जो जीन फ्लो है इन सच ए स्मॉल ग्रुप ऑफ चीता इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न, कि जो क्योंकि अब जब 7-8 या 10-20 चीता ही होंगे तो इन्हीं के बीच में प्रजनन होगा और इनके बीच में ही जो जीन है उसका फ्लो होगा, तो वो अपना कहीं ना कहीं स्पीशी के सर्वाइवल के लिए दिक्कत में हो सकता है। जीन फ्लो बिटवीन पॉपुलेशन कैन हेल्प मेंटेन जेनेटिक डाइवर्सिटी। जीन फ्लो से क्या हेल्प होती है कि जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है पॉपुलेशंस में वो बनी रहती है, एंड प्रिवेंट इन ब्रीडिंग, और यानी कि एक इन ब्रीडिंग भी बचती है, यानी कि ब्रीडिंग हो पाएगी, तरीके से बेबी प्रोड्यूस हो पाएंगे आगे। ऐसा नहीं होगा कि बेबी प्रोड्यूस ही ना हो, यानी कि पेरेंट होंगे, ऑफस्प्रिंग होंगे, फुल ब्रदर सिस्टर और हाफ ब्रदर सिस्टर्स। हाउएवर experts point out that South Africa has already undertaken similar projects within the continent in which measures are taken to ensure gene flow। और इंडिया भी जो है उसको एक्सपेक्ट कर रहा है कि इंडिया भी उसी चीज़ को फॉलो करेगा जो साउथ अफ्रीका ने फॉलो किया है। ओवर द नेक्स्ट 5 to 10 years 5 to 10 चीताज विल बी रीलोकेटेड टू इंडिया एनुअली। और ये कहा जा रहा है कि अगले 5 से 10 सालों में 5 से 10 चीता को हर साल भारत में रीलोकेट किया जाएगा। फ्रॉम टाइम टू टाइम सम ऑफ दीज चीताज फ्रॉम इंडिया विल बी ब्रॉट बैक एंड टेकिंग सम अदर्स देयर विल इंश्योर द प्रॉपर जीन फ्लो। यानी कि जीन फ्लो की बात की जा रही है कि जीन फ्लो प्रॉपरली मेंटेन रखने की पूरी कोशिश की जाएगी। मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स का कहना यह है कि इवन इफ दिस मूवमेंट डज नॉट टेक प्लेस जीन फ्लो इज़ अनलाइकली टू बी ए प्रॉब्लम इन इंडिया, क्योंकि कंट्री का जो एनिमल कॉरिडोर है वो जानवरों को खुद ही मूव करने के लिए अलाउ कर देगा कि हमारे यहाँ इतना अच्छा स्पेस है कि जानवर अपना आप में मूवमेंट कर सकते हैं। फ्यूचर प्लान्स क्या हैं कि भारत में चीता की पॉपुलेशन कैसे बढ़ाई जा सकती है? तो अब ये कहा जा रहा है कि आने वाले 15 सालों में भारत सरकार 2 से 4 चीता को और लेगी अफ्रीका से टू स्टैब्लिश अ ब्रीडिंग चीता पॉपुलेशन ऑफ 35 to 40 इन द कंट्री। तो भारत में 35 से, अभी तो क्योंकि 8 ही आए हैं, आगे कुछ सालों में 35 से 40 चीता बनाने की बात की जा रही है कि इतनी स्ट्रेंथ भारत में हो जाए, तो उसके ऊपर भारत सरकार काम करेगी। वंस द पॉपुलेशन इन कूनो नेशनल पार्क हैज़ अडेप्टेड एंड इज फ्लरिशिंग, इंडियन गवर्नमेंट विल एक्सपेंड द एफर्ट्स टू रिजर्व्स इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल। और जैसे जैसे अगर हमें ये दिखता है कि कूनो नेशनल पार्क में उनका जो सर्वाइवल का रेट है वो बढ़ रहा है और तरीके से वो अडेप्ट कर पा रहे हैं भारत की ज़मीन को, इसके बाद जो और दूसरे नेशनल पार्क्स हैं उनमें इनको इंट्रोड्यूस करवाने की बात कही जाएगी। सो दैट्स ऑल। तो ये थे आज की करंट अफेयर्स गाइस। इसमें आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी आपका सजेशन है, कोई भी फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।